जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त के अंतर्गत हम लोग ब्रिक्स के बारे में एक एडिटोरियल है और ये अभी करंट में भी चल रहा है लगातार, तो हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ उसमें। देखिए, अभी आप देखे होंगे कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ठीक है, मैं सारी चीजों को मैप में भी दिखाऊंगा। ये लगभग 22 से लेकर के 24 अगस्त तक चला। ठीक है, तो ये एक तो न्यूज में भी है, न्यूज में है तो अभी जो करंट में क्या मामला चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको भी समझाऊंगा। हमारे मेंस और प्रीलिम्स की दृष्टि से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें नए मेंबर जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं मैप में सारी चीजों को दिखाऊंगा। प्लस इससे संबंधित हर एक बातें जितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी चीजों को मैं पूरा कंप्लीट इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ब्रिक्स के बारे में केवल एक टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना भी है। ठीक है, तो ये सारे मामले हैं। देखिए, न्यूज में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उसी चीजों को हम लोग केवल एक एक चीजों को देखेंगे। और लगातार अभी देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में आप देख रहे हैं कि गर्व की बात है। हम लोगों ने हर चीज इसमें देखा, शुरुआत से ही किस तरीके से फेलियर हुआ, सेकंड में फिर थर्ड में हम लोगों ने बहुत अच्छे से लैंडिंग किया। तो मैं इस सब चीजों के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर एक लोगों को ये चीजें पता है अभी। ठीक है, हर एक जगह पे, हर न्यूज में हर चीजें पता है। और अगर इसके बेसिक चीजों की बात है तो मैं इसको 2 बार, जो चंद्रयान 3 है, इसको 2 बार मैं अच्छे से इसके बेसिक चीजों को समझा चुका हूँ। अब इससे पहले चंद्रयान और लूना 25 को एक साथ मर्ज करके दोनों में अंतर मैं आपको उस समय भी समझाया था। तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि लूना 25 जो है उसको रूस के द्वारा हम लोगों से भी आगे जल्दी से लैंडिंग कराने का एक योजना उसमें बनाया गया। लैंडिंग भी हुआ, मतलब लैंडिंग नहीं, वो चंद्रमा तक पहुंचा, लेकिन वहां जाने के बाद से वो क्रैश हुआ। तो मतलब हर एक चीजें मैं उसको बताया हूँ। अगर न्यूज में केवल चर्चे में है कि ये लूना 25 क्रैश हो गया, चाहे हम लोग यहाँ चंद्रयान में लैंडिंग हो गया, तो हमारा उद्देश्य नहीं है, खास करके मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको न्यूज सुनाऊं। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो जो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, अब न्यूज तो आप लोग हर एक जगह पे सुनते ही हैं, न्यूज टीवी देख रहे हैं, उससे सुन रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने के लिए मेन समय दे रहे हैं। हम लोग को पढ़ना है, समझना है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है। तो उसी हिसाब से मैं ज्यादातर बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा ब्रिक्स के ऊपर ही बात करेंगे, हर चीजें, थोड़ा बहुत जो एडिटोरियल की जो मुख्य बात है उसको, और प्लस न्यूज में जो है उसको। ठीक है, हम लोग इसको सारी चीजें देखने वाले इसमें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैप के दृष्टि से, ठीक है, हम लोग जो मैप डिस्कस करते हैं उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि मैप अभी थोड़ा बहुत ये धुंधला दिख रहा होगा, अभी मैं अलग से भी मैप दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग मैप में क्या ध्यान रखेंगे, पहला पहला पॉइंट याद रखिएगा प्रीलिम्स की दृष्टि से, कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको ब्राजील दिखेगा। ठीक है, ब्राजील हो गया। यहाँ पे साउथ अफ्रीका, यहीं पे अभी 15वां सम्मेलन हो रहा है जोहान्सबर्ग में, अलग से भी मैं मैप में दिखाने वाला हूँ अभी। उसके बाद से फिर आप इंडिया देख रहे हैं, फिर यहाँ पे चाइना और रशिया। तो इतने लोग जो हैं अभी ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अभी जो दूसरे पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी में कर देता हूं कि अभी जो 2 दिन पहले, एक दिन पहले, मतलब 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक जो अभी यहाँ पे चला, ठीक है, इनका सम्मेलन हुआ, इसमें अभी जो है और अलग से नए मेंबर्स जोड़े जा रहे हैं। तो उन नए मेंबर्स को भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन है। तो इसमें एक रहेंगे, यहाँ पे ईरान देखे होंगे। अब ईरान अभी मैप में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए एक बार, ईरान हो गया। ठीक है, ईरान के बाद से अब यहाँ पे देखेंगे यूएई, फिर यहाँ पे सऊदी अरब, अमीरात। ठीक है, सऊदी अरब केवल, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब अमीरात हम लोग इसको कहते हैं, ये सऊदी अरब हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो इजिप्ट, और इजिप्ट के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये इतने अभी जो देश हैं और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ने वाले हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा, और ये जो देश हैं उन देशों को थोड़ा सा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे एक चीज, और एक और देश है यहाँ पे, इथोपिया। ठीक है, इथोपिया भी है यहाँ पे। एक मिनट मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, यहाँ पे है इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया को भी ध्यान रखेंगे, मतलब 6 जो देश है अभी जुड़ रहे हैं। ठीक है, 6 देश इसमें नए देश जुड़ रहे हैं।
तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, बहुत ज़्यादा बल्कि इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसी तरीके से आपको प्रीलिम्स में सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मेंस के लिए हम लोग अलग से अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए मैप में, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, अच्छे से आपको सारी चीज़ें नाम के साथ अगर दिखेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि और ज़्यादा याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पे नए जो देश जुड़े हैं, पुराने तो लगभग आप लोगों को पता होगा, नए अभी देश जुड़ रहे हैं यहाँ पे अर्जेंटीना पहला। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप ये अफ्रीका के अंतर्गत देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से दो देश, एक इथोपिया और दूसरा यहाँ पे इजिप्ट। ठीक है, उसके बाद से सऊदी अरेबिया कंट्रीज के अंतर्गत, मतलब ये अरेबियन कंट्रीज के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड अमीरात, इस तरीके से भी हम लोग कहते हैं, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो यहाँ पे यूएई, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं ईरान। तो कितने देश अभी जुड़ रहे हैं, एक ईरान हो गया और यूएई हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया 3, इजिप्ट 4, इथोपिया 5 और एक यहाँ पे अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना 6। मैप में दिख रहा है ना, मैं चेक करता हूँ एक बार। चलिए दिख रहा है। ठीक है, तो इतने देश को आप लोग एकदम मतलब अच्छे से वो कर लीजिए, लिख लीजिए, बार बार मैप में देखिए और याद रखिए। प्रीलिम्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ गया, मैप में हम लोग देख लिए इसको। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक का डिस्कशन पे। ठीक है, तो न्यूज में ये सब बातें चल रही हैं, न्यूज में और भी बातें हैं। ठीक है, बीच बीच में जैसे मैं उसको डिस्कस करते जाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एडिटोरियल चलेंगे इससे पहले, फिर हम लोग आएंगे अभी के समय में क्या हो रहा है। देखिए कुछ समय पहले इससे रिलेटेड एडिटोरियल भी आया था। एडिटोरियल बेस्ड इस चीज पे था कि अभी आप देख रहे हैं कि आप जो ये ब्रिक्स को देखते हैं, तो ब्रिक्स में आप अगर देखें, ब्रिक्स का अगर आप देखें, उसका एक वैल्यू देखें, तो वैल्यू आप देखते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा कि दुनिया की आबादी का लगभग 40% को ये एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, अगर इसका जीडीपी में देखिए योगदान, तो लगभग इसका 24% का योगदान है इन देशों को मिला करके। ठीक है, और व्यापारिक अगर हिस्सेदारी में देखें तो हम लोग यहाँ पे 16% इसमें हिस्सेदारी भी है इसका। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, वो लोग अभी आपसी एक मतभेद में, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि रूस के साथ यूक्रेन रूस का जो मामला चल रहा है, चाइना के साथ हम लोग का मामला चल रहा है, तो ये सब चीजों के कारण से जो है ना ब्रिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। ये थोड़ा सा एक मामला इसमें एडिटोरियल में दिखाने के लिए, मतलब उसका जो मूल बातें वो मैं बता रहा हूँ, राइटर ये बताना चाह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं एक चीज और, कि इंडिया का स्टैंड क्या है। अब एडिटोरियल है और डिस्कशन हम लोग के कंट्री से हो रहा है, तो हमारे बारे में हम लोग सोचेंगे ना, इंडिया की स्थिति को हम लोग सोचेंगे पहले तो इसमें जो राइटर यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है। मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसी मैप में थोड़ा सा भले ही आपको धुंधला दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हम लोग नॉर्मली समझ जाएंगे बातें, तब तक आपको ये देश भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बातें चल रही है एडिटोरियल के अंतर्गत, जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि एक तो आपसी जो एक मामले चल रहे हैं उसके कारण से भी एक विवाद चल रहा है। ठीक है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है कमजोर हो रहा है। ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी आप देखिए उसका एक महत्व किस तरीके से, और भी चीजें मैं उसमें बताने वाला हूँ। तो आपसी मतभेद प्लस भारत का जो एक स्टैंड है, वो स्टैंड क्या है, इस पे भी बातें, क्यों ऐसी बातें की जा रही है। देखिए क्या है, हम लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम भी नहीं, हमारा एक तरीके से हम लोग कहें कि वही हमारी एक क्या बोलते हैं, पावर भी है, एक हमारी एक यूनिक पहचान भी है, उसके कारण से हम लोग यूनिक होते हैं। क्या यूनिक चीजें हमारे में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निष्पक्ष रहते हैं, हम लोग किसी एक के साथ नहीं रहते। जैसे कि अब एक तरफा हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी चीज में एक तरफा नहीं होते हैं हम लोगों का। जैसे देखिए अभी चाइना के साथ क्या होता है, चाइना क्या करेगा, किसी न मतलब उसका अगर इकोनॉमी जिसके साथ है उसके साथ चला जाएगा, इकोनॉमी का उसका मतलब इकोसिस्टम जो है, इकोनॉमी का इकोसिस्टम जिसके साथ बेहतर हो रहा है उसके साथ वो मिल जाता है। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है,
हम लोग सबके साथ बना करके रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे राइटर यही बता रहे थे कि अभी हम लोग एक तो जैसे ब्रिक्स के साथ, अभी ब्रिक्स अब हम लोग इसमें मेंबर हैं, ठीक है, इसके साथ हम लोग चल रहे हैं हम लोग सारा चीज। लेकिन हम लोग G20 के भी मेंबर हैं, क्वाड के साथ भी हम लोग का जुड़ाव है, उसके साथ भी हम, उसमें भी हम लोग मेंबर है। हमारा क्वाड अगर आप देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा उसको थोड़ा सा। क्वाड के बारे में भी अगर आपको जानकारी हुआ थोड़ा सा रहता है तो अच्छा समझ में आता है। उस चीजों को भी देखते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। मैप में भी अगर आप देखेंगे तो मैप में भी मैं आपको दिखा दूंगा शायद। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड में अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला मैप, ठीक है, और इसके साथ फिर भारत हो गया, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमेरिका। तो इस तरीके से हम लोग इसमें भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ग्लोबल साउथ में भी हम लोग हैं। ग्लोबल साउथ को मैं बहुत अच्छे से समझाया था, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में। तो ग्लोबल नॉर्थ जो है नॉर्मली ओवरव्यू देते जाऊंगा ताकि आप लोग क्लियर हो पॉइंट बातें, ठीक है। तो जो ग्लोबल नॉर्थ है वो लोग एक विकसित देश है, नॉर्मल एकदम छोटे शब्द में। लेकिन जो ग्लोबल साउथ का मतलब यहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कि इधर साउथ वाले साउथ हो गए, ऐसे नहीं। जो ग्लोबल साउथ वाले हैं वो लोग एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, कहीं ना कहीं पिछड़े देश हैं वो लोग, वो जो देश हैं वो सभी, तो उसके अंतर्गत भी शामिल है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अभी भारत का देखते हैं, ठीक है, अगर भारत को हम लोग थोड़ा बहुत अगर कहीं अगर प्रॉब्लम में देखें तो एक पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा चाइना के साथ, फिर भी हम लोग चाइना के साथ भी बना के रखते हैं। अभी देखिए जैसे कि हम लोग ब्रिक्स में अटेंड कर रहे हैं, ब्रिक्स, अब इसमें क्या है, इसमें चाइना भी जुड़ा हुआ है, फिर भी हम लोग साथ में अटेंड कर रहे हैं। तो हमारे इस तरीके की हमारा एक जो नीति होता है ना, एक वैश्विक नीति, उस तरीके की नीति हमारी है। मतलब हम लोग किसी के साथ मतलब एक जबरदस्ती विरोध नहीं कर रहे हैं, हर एक के साथ नॉर्मली चल रहे हैं। अभी जैसे यूक्रेन, अब यहाँ पे रूस और यूक्रेन का यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि अब संघर्ष चल रहा है। इसमें आप देखेंगे रूस हमारा मित्र है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे यूक्रेन जो है, फिर भी हम लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरफा इसके साथ भी जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं रख रहे। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग विरोध भी कर रहे हैं, अगर नहीं हमारे को जरूरत नहीं तो हम लोग बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। आपस का मामला है, आप लोग आपस में समझ लो। अमेरिका के साथ भी हम लोग का एक अच्छा जुड़ाव है, हालांकि उस तरीके से फिर भी नहीं होता है। ये अमेरिका का नीति अलग है। ये ऐसा है कि जब इसको जहाँ पे जरूरत पड़े उस हिसाब से ये जुड़ाव होता है। अभी हम लोग साथ अच्छा जुड़ाव चल रहा है, कभी खराब हो जाता है, कभी अच्छा होता है, ये चलता है, ठीक है, ऐसा स्थिति चल रहा है। तो हम लोग एक दूसरे के मतलब अभी यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है कि अब यहाँ जैसे ये चाइना हो गया, तो चाइना और अमेरिका के साथ अभी अब बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम देखें, जैसे रसिया के साथ आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है। जो यूएसए आप देख रहे हैं, मतलब अमेरिका जो देख रहे हैं, ये लगातार क्या कर रहा है, चाइना चाइना जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए लगातार आप यहाँ पे आप देखिए कि नाटो प्लस का एक कॉन्सेप्ट आया था, हम लोग को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाया था, जिसमें कि जो यूएसए है वो लगातार इंडिया को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है? क्योंकि वो चाह रहा था कि हम लोगों का इधर का एरिया जो है वो मजबूत करे यूएसए के साथ जुड़ करके, ताकि जो चाइना है उसको टैकल कर सके, ठीक है, उसको कमजोर करने के पीछे ये भी एक तरीके से नीति में लगा हुआ है। और चाइना लगातार आगे बढ़ने का, ये सारा इधर का पूरा सारी चीजों को जो है देश अलग अलग देशों के साथ जो है कैप्चर करने में लगा हुआ है। ये भी अपना इकोनॉमी जो है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है, लोगों को बहुत सारे देशों को बहुत सारे कर्ज दे रहा है, उसके कारण से फिर उनको चाइना का बात मानना पड़ जा रहा है ना। तो ये सब कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, राइटर ये मेन राइटर का कहना चाह रहे हैं, राइटर की आप भी एक 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 मतलब एक क्या कहते हैं कि एक रास्ता डिसाइड करो, ठीक है। लेकिन फिर राइटर और हम लोग हर कोई लास्ट में यही होता है कि हम लोग बीच का रास्ता फिर अपनाते हैं, और यही सब बातें होते हैं। लास्ट में यही बात होती है कि देखिए हमारा जो भारत की जो नीति है उसमें यही है कि हम लोग किसी के विरोध में नहीं रहेंगे, ठीक है, हम लोग किसी के साथ विरोध नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग किसी का पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। हमारे बीच की नीति है, हम लोगों को जहां पे अच्छा लगता है, अगर
कोई चीज गलत हो रहा है तो हम लोग, रसिया अगर कुछ गलत करता है तो हम लोग उसका भी विरोध करते हैं, अगर कहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है तो हम लोग उसका भी समर्थन करते हैं। इस तरीके की हमारी नीति है, यही हम लोग इसी तरीके से हम लोग मान करके चलते हैं। तो लास्ट में निष्कर्ष यही सब निकलता है। फिर अभी ब्रिक्स की बातें हैं, तो ब्रिक्स के अंतर्गत भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पे ये जो चाइना है, ये भारत को लगातार फोर्स कर रहा है कि अब हम लोग इसके अंतर्गत जो है पाकिस्तान को भी रखें। चाइना से सबसे ज्यादा अभी मतलब एक तरीके से हम लोग को इसकी हर एक नीतियों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक हम लोग आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब एक तरीके से क्या है कि देश में अब जितने भी देश इससे जुड़े हुए हैं चाइना से, लगभग सबका एक तरीके से शोषण ही कर रहा है, तो उस चीजों को हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं कि इधर के बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया इसमें ये हो गया, यहाँ पे अभी देखें आप ये श्रीलंका में हो गया। तो राउंड राउंड में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे देखेंगे कि जो यहाँ पे चाइना लगातार हम लोगों को एक तरीके से दबाव बनाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिक्स में अभी मामला ये भी चल रहा था कि जो चाइना है वो लगातार जो ये पाकिस्तान है इसको ब्रिक्स कंट्रीज के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग लगातार विरोध किए, बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे चाइना जो है एक अलग तरीके से नीतियां बना रहा है, इसमें भी एक प्लानिंग है उसका कि इसमें भी थोड़ा सा दबाव बढ़े। जितने चाइना के साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं उन सभी का ये अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि आप इसका कोई भी काम हो तो उसमें मतलब एक तरीके से दबाव बना सके। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने विरोध किया। तो अभी देख रहे हैं कि आप जो कंट्रीज जुड़े हुए हैं उसमें इस तरीके की बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ये सऊदी अरेबिया कंट्रीज जो है, इस तरह कंट्रीज को हम लोग फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे मना कर रहे थे। देखिए अभी अब वर्तमान का जो बात है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ये जो देश यहाँ पे जुड़े हैं, ठीक है, इसमें सऊदी अरेबिया है। ये जो देश हैं, इन देशों को जोड़ने के लिए भी हम लोग एक तरीके से थोड़ा सा इसमें विरोध किए। ठीक है, भारत के द्वारा विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया के बारे में भी मैं अच्छा संबंध जो बताया था उसमें भी काफी अच्छे संबंध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा इशू नहीं है, नॉर्मल जितना होना चाहिए, और काफी अच्छा व्यापार भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो चाइना है ना, चाइना और सऊदी अरेबिया इन दोनों का ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है और जो यूएसए है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टकरार है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया भी आप देखे होंगे कि जो सऊदी अरेबिया और चाइना का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा बन रहा है। अभी जितने भी यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह हर चीज जो है, ज्यादातर जो व्यापार है वो जो चाइना है इसके साथ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि चाइना जो है सऊदी अरेबिया को अपने तरफ करना चाह रहा है। वो व्यापार तो अच्छा ही है, लेकिन साथ ही साथ अब उसको अपने सपोर्ट में भी लेना चाह रहा है। तो इस तरीके की इसकी नीति है, और लगातार हम लोग विरोध किए, फिर भी आखिर में लास्ट में जो है सऊदी अरेबिया भी जुड़ गया। एक प्रश्न और आता है, जो तीसरा प्रश्न, ये सब मेंस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, अब ये सब थोड़ी बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना ही पड़ता है क्योंकि अब समझा रहा हूँ तो समझाना ही पड़ेगा। मतलब ये नहीं बोलना पड़ना चाहिए कि मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत हिंट करना पड़ता है तो उसको मैं जरूर करता हूँ। ये मेंस के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप इस तरीके से हर डायमेंशन से समझेंगे ना, तो आप जब भी आपको मेंस से संबंधित इस तरीके से प्रश्न आए तो आपके दिमाग में कुछ तो रहेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में क्या है? अब तीसरे पॉइंट में देखिए बीच में मैं लगता है कि मैं भूल गया, लग रहा है क्या मैं बताने वाला था तीसरे पॉइंट में। चाइना के बारे में ही मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा था। ठीक है, तो चलिए फिर शायद कुछ याद आ जाए मेरे को ध्यान से। बीच में मैं इसीलिए ना ये सब बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, काफी अच्छे से मैं फ्लो में बता रहा था। तो यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया अभी जुड़ गया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ ये जुड़ गया। अब हम लोग इसके आगे अगर बीच में याद आ जाएगा, मैं कुछ बताने ही वाला था, बहुत अच्छा चीज बता रहा था। ठीक है, इसी के बारे में ही कुछ मैं डिस्कस कर रहा था। चलिए छोड़िए, उसको दिमाग से हट गया। और इसमें जो बातें यहाँ पे हाँ याद आ गया मेरे को। इसमें क्या है, क्या बातें चल रहा है अभी कि अब देखिए जो ये कंट्रीज हैं, हम लोग कितने कंट्रीज हैं अभी ब्रिक्स में? ब्रिक्स में 5 कंट्रीज हैं। ठीक है,
लेकिन अभी जो है नए जो देश जुड़ रहे हैं वो 6 जुड़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक अलग दबाव पड़ता है किसी भी संगठन में। अगर आप जितने संगठन है उससे ज्यादा लोग अगर उसमें आ जाते हैं तो फिर उनका प्रभाव अलग पड़ने लगता है। फिर जैसे कि एक अब यहाँ पे इनका देखिए अलग अलग एक विचार तो वैसे ही है पहले से ही। उन्हीं को 5 लोगों का जो यहाँ पे एक ब्रिक्स में 5 जो देश हैं, उन 5 देशों के साथ जो है इकोनॉमी से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड, आर्थिक, मतलब हर एक तरीके से, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर चीज में एक अलग अलग मानसिकता है। लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे थे कि एक मानसिकता के साथ आए, ताकि हम लोग जो है एक विकास अच्छे से, डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी हम लोग काम कर सकें। ठीक है, लेकिन उसको एक मत करने के पीछे हम लोग को जो एक संघर्ष है उसको करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब ये और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 देश आ गए, मतलब 6 मानसिकता और आएगा इसमें। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि संगठन में, मूल संगठन में लोग तो 5 ही हैं, उससे पहले तो 4 थे, लेकिन अब 5 हम लोग मान रहे हैं सबसे पहले तो। अब आज के प्रेजेंट में 5 यहाँ पे सदस्य हैं और 6 लोग नए लोग जुड़ रहे हैं। तो अब क्या स्थिति होगी ब्रिक्स की, इस पे भी अगर कुछ बातें आएंगी तो मैं आगे और बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्या होगा अब ये होगा कि देखिए अभी हम लोग जैसे कि क्या क्या चेंजेस आएगा थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जैसे जितना भी परसेंटेज जो कि ब्रिक्स का अभी वर्ल्ड में कितना एक भूमिका है, उस भूमिका में परिवर्तन आएगा। ठीक है, अब इतने सारे और देश जुड़ेंगे तो जनसंख्या वगैरह ब्रिक्स की अलग से, आर्थिक, इकोनॉमिक जो चीजें उसमें डेवलपमेंट आएगी, उसमें मतलब एक तरीके से डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे उसके बाद से अगर ये देश भी कोऑपरेट करके साथ में ब्रिक्स ब्रिक्स के साथ अगर अच्छा तालमेल होता है तो ये लोग काफी अच्छे से आगे चल करके डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, वो अलग है, लेकिन परिवर्तन इसमें बहुत ज्यादा आएगा, उसको हम लोग धीरे से और समझेंगे। आगे चल करके कोई एडिटोरियल वगैरह आता है तो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जो समझ रहे थे कि अब जैसे अब लगभग हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा तो हम लोग उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि इकोनॉमिक दृष्टि से अब वैल्यू थोड़ा सा बढ़ेगा, जनसंख्या की दृष्टि से देश अभी अलग अलग इसमें और जुड़ गए, तो इन देशों में भी अब अलग से बैठक होगा। इन देशों के प्रॉब्लम्स जो आएंगे अब उसमें भी बातें की जाएंगी। ठीक है, इनके आर्थिक डेवलपमेंट के लिए अलग से। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का एक बनाया हुआ बैंक है, इससे प्रीलिम्स में प्रश्न आया था, मैं अभी उसको भी बताऊंगा। तो उसमें भी अभी क्या होगा, उस पर भी एक बर्डन पड़ेगा, चाहे ऐसा भी कह सकते हैं कि उसमें यहाँ पे ये सभी देश भी सहयोग करेंगे तो काफी अच्छा एक बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चेंजेस इसमें अभी आने वाला है और नए देश जो जुड़ने वाले हैं इसमें भी हम लोगों ने समझ गए। ठीक है, अब जो यहाँ पे हम लोग इसका विरोध कर रहे थे ये भी समझ गए। देखिए एक विरोध करने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी था भारत का, कि एक तो पहले तो चाइना की मानसिकता, सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि हम लोग डेमोक्रेसी को थोड़ा सा बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग का भारत का कहना ये था। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है, मतलब डेमोक्रेसी यहाँ पे रखने का क्या मतलब है कि अब जैसे सऊदी अरेबिया है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके का मतलब एक थोड़ा सा, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे थे कि अगर डेमोक्रेसी टाइप के जो देश हैं अगर वो लोग रहे, जैसे ये यहाँ पे देखेंगे आपको अर्जेंटीना में भी देखेंगे, ये इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो ये लोग के साथ क्या होगा कि एक डेमोक्रेसी सरकार होती है तो उनके साथ एक बातचीत अलग होता है। ठीक है, अगर इसमें भी हम लोग इसी तरीके से अगर देख रहे हैं देशों को, तो कुछ ऐसे रहे, डेमोक्रेसी को हम लोग हर कोई वर्ल्ड में भी थ्योरिकल लेवल पे भी एक बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो ये देश अगर साथ में रहेंगे तो काफी एक अच्छा बेहतर स्थिति होगा। ये भी सोच करके हम लोग थोड़ा सा सऊदी अरबिया को इसमें ज्वाइन होने से थोड़ा विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी बात था। ठीक है, और ग्लोबल साउथ से संबंधित भी मैं आपको बातें बता दिया। चलिए इतना हम लोग समझ गए बातें। अब हम लोग इसके थोड़ा सा बेसिक चीजों पे भी बेसिक चीजों पे भी आएंगे। ठीक है, देखिए इससे पिछले जो पिछले बार जो हुआ था वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 14वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ये आपको देखेंगे आप पिछला महीना मतलब से जून में, मतलब ठीक है जून में ये 23 से 24 जून 2022 में हुआ था।
ठीक है, मतलब पिछले साल का बात हो रहा है। और उस समय फिर यहाँ पे चीन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी उसमें। ठीक है, थीम वगैरह अब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जो नया चल रहा है जो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका थीम्स वगैरह ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, मेन चीज़ें जो है, बेसिक चीज़ें मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अब लगातार मैं पढ़ते जाऊँगा मेन पॉइंट प्रीलिम्स के दृष्टि से या मेंस की दृष्टि से कुछ फैक्ट वगैरह को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि 2006 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो 2006 में जब शुरुआत हुआ तो इसमें केवल इसका नाम था ब्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था, ब्राजील, रूस, भारत, चीन ये लोग थे। ठीक है, अब इसके द्वारा मतलब आगे चल करके फिर 2009 में यहाँ पे एक शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन उसी समय हुआ। ठीक है, और ये हुआ रूस के यहाँ पे येकातेरिनबर्ग। ठीक है, येकातेरिनबर्ग याद रखिएगा, रूस का ये एक क्षेत्र है उस जगह पे। ठीक, 4 लोग इस समय, अभी 4 ही लोग देश हैं, लेकिन जैसे ही ये बैठक हुआ उसके बाद से फिर ये 15वीं बैठक में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को यहाँ पे सॉरी 15वीं आयोग, इसको छोड़ दीजिए, सॉरी, मतलब ये 2010 में जो है, 2010 में जो दक्षिण अफ्रीका है वो यहाँ पे सदस्य बना। ठीक है, और 15वीं जो अभी हो रहा है उसका ये यहाँ पे पहले ये एंटर हो गया था। 15वीं जो बैठक है वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जा रही है। ठीक है, वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए। वो अभी हम लोग प्रेजेंट में जो देखे, मैं उसको पहले बता चुका हूँ आपको। 2010 में जब ये दक्षिण अफ्रीका जुड़ा तब जाकर के ये ब्रिक्स कहलाया। ठीक है, तब जाकर के हम लोग उस समय के बाद से उसको ब्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि जो ये सारे देश जो हैं वो लोग बारी बारी से इसमें अध्यक्षता करते हैं, यही सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद से 2012 और 2016 में जो है यहाँ पे हम लोग ने 2 बार इसमें अभी अध्यक्षता किया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 2012 में एक बार किए, तो एक बार 2016 में। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे फैक्ट वगैरह। तो ये सब कुछ बातें हैं। ठीक है, बेसिक चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब केवल जो फैक्ट वगैरह है उसको, जैसे ये चीजें हैं तो मैं इसको भी आपको बता चुका हूँ। और इसमें देखिए यहाँ पे इसमें अब 3 स्तंभ है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है इनका कि राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय और सांस्कृतिक क्षेत्र जो है, इन्हीं पर मेन बेस जो होता है इनका, पूरा जो चर्चा होता है उसको किस तरीके से बेहतर करके रखें, बेहतर करें, इन्हीं के बारे में। ठीक है, और इसमें 5 उभरते देश हैं, समूह हैं जो वैश्विक शासन के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। और ब्रिक्स का उद्देश्य जैसे कि जो मैं आपको बताया बस वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों के लिए ब्रिक्स यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है उसको भी ध्यान में रखना है। अभी यहाँ से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन आया कि ब्रिक्स भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, या ब्रिक्स का महत्वपूर्ण, ब्रिक्स इंपॉर्टेंस क्यों है, ब्रिक्स का क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स का उद्देश्य, या ब्रिक्स के बारे में आपको वर्णन करना पड़े तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ये सारी चीजों आपको बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे इसको पढ़ेंगे कि ब्रिक्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ब्रिक्स का उद्देश्य, ठीक है, ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वो देखिए यहाँ पे वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए आर्थिक विकल्प बनाना, एक गैर पश्चिमी समूह में भागीदारी, पश्चिम के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी को संतुलित करती है, जो इसकी रणनीतिक स्वायत्तता नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इंट्रा ब्रिक्स व्यापार चीन सहित प्रमुख बाजारों के लिए भी भारत को एक अवसर प्रस्तुत करता है, जो सुरक्षा तनाव के बावजूद महत्वपूर्ण वाणिज्य भागीदार बना हुआ है। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि हम लोग ब्रिक्स कंट्रीज जो है, देखें आप इतने सारे जो कंट्रीज हैं, मतलब कंट्रीज कम है लेकिन महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, तो उसमें जो है भारत जो है वो काफी अच्छा इसमें एक व्यापार के लिए एक यहाँ पे अगर इसमें फोकस करता है तो काफी अच्छा एक क्षेत्र है। ठीक है,
मतलब बेहतर विकल्प है जो इन देशों के साथ अच्छा व्यापार कर सकता है। इसके अलावा जो ब्रिक्स का महत्वपूर्ण है वो इसलिए भी है क्योंकि देखिए इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो है ब्रिक्स कंट्रीज, सभी ये जो 5 कंट्रीज हैं ये सभी मिल करके इसको ओपन किए हैं। ठीक है, ब्रिक्स के द्वारा ये ओपन किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रिक्स के अंतर्गत जो न्यू डेवलपमेंट है वो इन सभी सदस्य देशों को आगे बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए इन सभी को सहायता देता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था CRA, ये भी जो ब्रिक्स का एक पहल है। तो ये 2 पहल जो यहाँ पे किए गए हैं वो काफी ब्रिक्स कंट्रीज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ब्रिक्स का भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी एक बेहतर सपोर्ट, सहयोग मिलता है। ठीक है, और सभी कंट्रीज के लिए है, सभी कंट्रीज को बराबर इसमें उनका एक यहाँ पे पार्टनरशिप भी होता है उसी तरीके से, और उसको चलाने के लिए भी। ठीक है, सारी चीजों में इनका मतलब एक बराबरी का हिस्सेदारी रहता है। तो हम लोग अब थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया है। हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए ब्रिक्स के द्वारा ये बनाया गया एक बहुपक्षीय विकास संस्थान में से एक है। पूछा गया था कि ब्रिक्स किसके द्वारा बनाया गया है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको बताऊंगा अभी प्रश्न भी, और मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग के लिए भी प्रश्न दूंगा मैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे ब्रिक्स के द्वारा बनाए गए बहुपक्षीय विकास संस्थानों में से एक सफलतापूर्वक काम कर रहा है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो शंघाई चीन में है, याद रखेंगे। उसके बाद से 12वां शिखर सम्मेलन, चौथा ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और 12वां शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई थी और 2015 में इसको बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में ये यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट के लिए इस बात को याद रखिएगा कि चौथा ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, मतलब जो ये 2012 जो 2012 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वही चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ठीक है, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और आगे चल करके फिर 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किया गया ब्रिक्स के द्वारा। अब क्लियर है इसमें? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2012 में जो सम्मेलन हुआ था वो हम लोगों का चौथा ब्रिक्स सम्मेलन हमारे भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। और उसी समय हम ही लोगों ने, मान के चलिए हम भारत के द्वारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया कि न्यू डेवलपमेंट इस तरीके का बैंक एक होना चाहिए। ठीक है, अभी एक चीज और याद आया मुझे। देखिए जो हम लोग अभी ये कर रहे हैं, जो ये सब जो बातें कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत अभी जो न्यूज में चल रहा है ब्रिक्स के बारे में, एक बात और था कि एक करेंसी भी होना चाहिए, खुद ब्रिक्स का एक अपना करेंसी होना चाहिए। इस पे भी लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ, याद आ गया इसलिए। तो अभी इस पे विचार चल रहा था, लेकिन देखिए इसको कहीं ना कहीं हम लोग भी थोड़ा सा एक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक विरोध ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें जो एक अलग से इसका अगर करेंसी होता है या इस तरह कुछ भी अगर डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी इसमें एक समस्याएं हैं उसको करना। ठीक है, उसको डेवलपमेंट करना, प्लस सबसे मेन प्रॉब्लम तो हमारे लिए ये होगा कि हम लोग अपना खुद करेंसी जो देख रहे हैं कि हम लोग लगातार अपना मतलब रुपया जो है उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए, मैं आपको बता रहा था न्यूज़ में अभी जब था एडिटोरियल भी उससे डिस्कस किया था, पूरा एक एक चीज डिस्कस किया था कि हम लोग रुपए को किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे मतलब एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं लगातार। बहुत सारे देशों में अब व्यापार के लिए हम खुद अपने मुद्रा जो है, अपना पैसा जो है, अपना रुपया जो है, उसके साथ यूएई के साथ हम लोगों ने बात किया था, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी हम लोगों ने बात किया था। तो अब इन सब के साथ धीरे धीरे करके हम लोग वर्ल्ड लेवल पे अपने रुपए को भी वैल्यू उसका बढ़ा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में ब्रिक्स के साथ इतने सारे देश जुड़े हैं और ये अपना करेंसी अगर कर देगा वहां, तो कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पे रुपया है इसका मूल्य घटेगा, क्योंकि अब वहां पे यूज नहीं हो पाएगा इस क्षेत्र में। हम लोग जबकि इन पूरे कंट्रीज के साथ हम लोग चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके आगे रुपए का वैल्यू बढ़े। तो ये भी एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम था जो कि अभी इस पे चर्चा में चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इंडिया के द्वारा भी थोड़ा सा इसको एक मना किया गया। ठीक है, तो ये भी न्यूज में था, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता दिया, और ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए
देखिए इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट में आप बोल सकते हो कि ब्रिक्स जो है वो भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में आप ये भी कह सकते हो कि क्या है कि भारत यहाँ पे अपने करेंट जो अभी जो मतलब रुपया जो है उसको भी यहाँ पे एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे बढ़ाने का एक अच्छा यहाँ पे अवसर मिल रहा है। तो हम लोग ये इसके लिए भी हम लोग क्या करें, ब्रिक्स देशों के साथ एक अच्छा तालमेल बना करके रखें। व्यापारिक तरीके से अगर जो हम लोग का इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसको भी हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, और इन कंट्रीज के साथ भी हमारा जो रुपया है उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक अवसर भी है यहाँ पे, तो इसको अवसर के रूप में इसमें यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका बात किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि जो 2012 में न्यू डेवलपमेंट जो है बैंक है इसकी स्थापना हुई, मतलब सॉरी इस पे चर्चा हुई, और 2015 में जो है इसकी स्थापना की गई। ये जो बैंक है ऋण देने का प्राथमिक ध्यान जो है इसका बुनियादी ढांचा, इसके ऊपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है इस ये मतलब मेन उसी पर बेस्ड है। ठीक है, उसी में ज्यादा ऋण ये देता है, और इसमें शेयर धारकों के बीच एक समान वितरण भी होता है। ठीक है, और बैंक के पास लगभग यहाँ पे बिलियन डॉलर जो है की शुरुआत पूंजी थी, लेकिन अभी और अच्छा बेहतर बढ़ करके यहाँ पे लगभग 100 बिलियन डॉलर तक हो गया है। और हाल ही में देखिए ये भी न्यूज में चल रहा था, इसमें बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे ये लोग भी इसके नए सदस्य में यहाँ पे जोड़ा गया था। इस तरीके की बातें चल रही थी। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत, इस बैंक के अंतर्गत इन सभी चीजों को भी जोड़ा गया। तो ये हाल का बात था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये हाल ही में ये सब चीजें हुई है। मतलब ये जो बैंक है ना इसके साथ इनको जोड़ा गया, बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। तो अगर आप इस पे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, बहुत सारे देश हो गए होंगे तो दिमाग आपका कंफ्यूज होगा, लेकिन फिर भी अलग अलग कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था। ये भी ब्रिक्स के अंतर्गत है। अभी मैं आपको इन दोनों के बारे में बताया था, तो अब थोड़ा सा इनका ब्रीफ में बता रहा हूँ, डिटेल्स थोड़ा सा इसका देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि ये एक वैश्विक तरलता दबावों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा है। इसमें मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जहां सदस्यों की राष्ट्रीय मुद्राएं वैश्विक वित्तीय दबावों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही हैं, तो ये सब बातें इसमें होती हैं। और इसमें आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतियोगी के रूप में भी इसको देखा जाता है। किसको? CRA, ये ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था। और नए विकास बैंक के साथ दक्षिण दक्षिण सहयोग बढ़ाने के उदाहरण के रूप में भी देखा जाता है। देखिए ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, नॉर्मली आप इसको अगर वर्ड से समझे, ये तो बातें जो लिखी थी वो समझ गए, लेकिन इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यहाँ से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी को यहाँ पे इमरजेंसी को टैकल करने के लिए शुरुआत किया गया। मतलब इमरजेंसी की स्थिति से बाहर निकलने के लिए, उससे निपटने के लिए एक अच्छा व्यवस्था किया गया, जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब ये जो है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, इसके एक तरीके से प्रतियोगी के रूप में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो IMF है वो खुद इस तरीके की चीज़ों में हेल्प करता था। मतलब आकस्मिक जितने घटनाएं होती थी किसी कंट्रीज के द्वारा, तो ये हेल्प करता था। लेकिन अब यहाँ पे एक खुद ये अगर ब्रिक्स के अंतर्गत एक व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं अब ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो इससे भी हेल्प ले लेंगे, तो वो IMF के पास नहीं आएंगे। यदि IMF नहीं दिया तो हम लोग के पास ये ऑप्शन भी है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसको प्रतियोगी के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब कुछ उपलब्धियां, मतलब ब्रिक्स और क्या क्या चीजें इसके साथ आगे चल करके धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल। तो खुद एक ब्रिक्स का बिजनेस काउंसिल भी है, और इसमें जो है ब्रिक्स के देशों के 25 प्रमुख उद्यमी भी इसमें शामिल हैं, जो कि ब्रिक्स देशों के विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर ब्रिक्स महिला व्यापार संगठन भी है इसमें, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके व्यापार क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने के लिए एक खुद ब्रिक्स का एक अलग से इसी के अंतर्गत एक यहाँ भी एक इसमें पहल किया गया,
जिसमें महिलाएं जो हैं उनका एक अलग से एक गठबंधन रहेगा। ठीक है, कि व्यापार किस तरीके से करें, उनको महिलाओं को भी इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। फिर ब्रिक्स बॉन्ड फंड का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया। इसके अंतर्गत भी जो देश है वो लोग इंटर ब्रिक्स व्यापार करने के लिए यहाँ पे इनको मदद मिलता है। तो ये भी एक अच्छा बेहतर यहाँ पे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनके द्वारा ये सब किया गया। उसके बाद से ब्रिक्स एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये भी बनाई गई। मतलब इसमें अब एक तरीके से आपको क्रेडिट रेटिंग भी दिया जाएगा कि आप कितने बेहतर स्थिति में हैं ऋण वगैरह से संबंधित। मतलब आप जो कोई भी ऐसा देश है वो देश जो है लोन से संबंधित चीजें हो गई, चाहे उसकी क्रेडिट कितनी अच्छी है, ठीक है, उन सभी चीजों को के लिए भी एक अलग से यहाँ पे एक व्यवस्था किया गया है। और ये 2018 में भारत के द्वारा प्रस्तावित स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई। तो काफी अच्छे शुरुआत ब्रिक्स के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो अब आपको इससे संबंधित कुछ भी बातें आती हैं तो आप थोड़ा सा एक बेहतर स्थिति में आप रहेंगे। ब्रिक्स के बारे में इतनी सारी चीजें जो है, सारी चीजों को मैं आपको बताया। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चुनौतियों की भी बातें करूंगा, क्योंकि हम लोग जो एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं उसमें चुनौतियां अब इसके साथ शामिल है ही, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो काफी अभी देख रहे हैं कि लगातार संघर्ष में चल रहा है। जो एडिटोरियल था उसको भी मैं बताया, अपना इंडिया को उसके संदर्भ में भी मैं आपको बताया। मूल रूप से चुनौतियां जो हैं उनको भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ताकि जब भी चुनौतियों से संबंधित कोई बातें हों तो हम लोग उसको भी यहाँ पे हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, गरीब इंट्रा ब्रिक्स व्यापार, कुछ इस तरीके की बातें भी इसमें की जाती है ब्रिक्स को लेकर के। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भले ही बहुत आबादी इसमें जुड़ा हुआ है, 41% की आबादी इसमें जुड़ी हुई है, लेकिन व्यापार केवल 17% हो रहा है। 16-70% का व्यापार का भागीदारी है वर्ल्ड लेवल पे। तो कहीं ना कहीं अब ये एक चुनौतियां ही है, क्योंकि ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसमें जो देश है वो देश बहुत ज्यादा बेहतर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से भौगोलिक असंगति भी है इसमें। क्यों है? क्योंकि देखिए आप अगर मैप में देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग जगह पर आप देख रहे हैं कि इनका लोकेशन देखिए। आप लोकेशन कहाँ गया, ये देखिए आप जो कंट्रीज देख रहे हैं कुछ यहाँ पे है, देखिए ये अब ब्राजील यहाँ है आपको दिख रहा है, साउथ अफ्रीका यहाँ दिख रहा है, इंडिया यहाँ, चाइना एक ये दूसरे में सामने थोड़े दिख रहे हैं, रूस सामने दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग का देखें तो हमारे में क्या है, हमारे में एक अलग से दुश्मनी चल रहा है। हालांकि हम लोग बहुत सारी चीजें तो वैसे भी व्यापार जो मतलब यहाँ पे व्यापारिक कार्य हो तो कर ही रहे हैं हम लोग, एक दूसरे से व्यापार तो होता ही है, लेकिन बाकी जो देश हैं उनके साथ तो कहीं ना कहीं एक दूरी है ना। तो इसके कारण से भी एक चुनौती है ये। अब किसी भी कार्य को करने के लिए इतने सारे देश जो दूर दूर, एक महाद्वीप पूरा चेंज हो जा रहा है 2 देशों में, तो वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल ही है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद से विवाद निवारण की कमी। तो जितने विवाद वगैरह सदस्य देशों के बीच विवादों को हल करने के लिए कोई आंतरिक यहाँ पे एक तंत्र स्थापित नहीं किया गया है। बहुत सारे डेवलपमेंट तो किए गए लेकिन इसकी थोड़ी सी कमी है। फिर वैश्विक विरोध, मतलब चीन और रूस को यहाँ पे लोकतंत्र, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय शांति के संबंध में स्थापित व्यवस्था के विपरीत छोरों पर देखा जाता है। क्योंकि अभी क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ये एक मैं आपको एडिटोरियल जो डिस्कशन हम शुरुआत में, मतलब एक बेसिक चीज जो एक कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी मैं बता रहा था कि चाइना का क्या स्थिति है, चाइना लगातार क्या है, उसमें कुछ इस तरीके एक सबको लेकर के जो सार्वभौमिक विकास, इस तरीके जो हम लोग हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, भारत का एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक देश को, हर एक लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो चीन का ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखता। रूस का भी वही स्थिति है लगभग। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध कर रहा है और मतलब एक तरीके से जो है एक समझौते की स्थिति में नहीं आ पा रहे। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों कारण से भी हम लोग दिखता है कि ये लोग में शांति वगैरह, लोकतांत्रिक, मानवाधिकार, ये शांति वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है इन देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक कमी है।
तो इनका कमी है, मतलब पूरे फिर वर्ल्ड लेवल पे भी इनका विरोध होगा। फिर ये अगर अगर ब्रिक्स के ये सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स में भी ये कमियां दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चुनौती है। फिर एजेंडों में जो एजेंडा वगैरह ये सभी अंतर, मतलब देश का कॉन्सेप्ट अलग है तो ये सभी देशों का अलग अलग कॉन्सेप्ट एजेंडा अलग अलग रहेगा, तो ये भी एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। लेकिन निष्कर्ष के रूप में क्या हो सकता है, निष्कर्ष के रूप में अभी हम लोग इसी को निष्कर्ष के रूप में भी देख सकते हैं कि अगर आबादी इतना है तो हम लोग अगर इसको, और 41% की आबादी है, तो अगर हम लोग सभी को एक बेहतर स्थिति में लेकर के चलें, आगे विकास करें, ठीक है, मतलब एक तरीके से उनको बढ़ावा दें, ठीक है, व्यापारिक स्थिति को और बेहतर करें, तो जो है ये जो ब्रिक्स की स्थिति है वो भी बेहतर हो सकती है इसमें। ठीक है, फिर भौगोलिक जो असंगति है उसके लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग को अलग तरीके से एक उपाय करना चाहिए, उसमें भी कॉन्सेप्ट लाना चाहिए। एक यहाँ पे विवाद निवारण जो एक तरीके से, इसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा पैनल वगैरह बनाना चाहिए जिसमें विवादों का समझौतापूर्ण, एक शांतिपूर्ण उसका समझौता किया जा सके। ठीक है, वैश्विक विरोध से बचने के लिए जो सदस्य देश हैं उन सभी को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में मानवाधिकारों को देखते हुए शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वैश्विक विरोध भी, हम लोग वैश्विक विरोधों से भी बचे रहें। ठीक है, एजेंटों को जितने एजेंडे हैं उनको एक समान करने के लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास, जैसे कि अंतरिक्ष हो गया, व्यापार के क्षेत्र में भी अगर कहें, पर्यावरण के क्षेत्र में कहें, तो ऐसे क्षेत्र जिनमें हम लोगों का सबका मत और नेचुरल चीजें जो हैं, नेचुरल कॉन्सेप्ट भी एक ही मत को अलाउ करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि नेचुरल मत का मतलब ये होता है कि जैसे कि पर्यावरण का एक विकास करना या पर्यावरण को स्वच्छ करना, तो इसमें कोई भी देश रहे सभी कोई पर्यावरण के विकास के लिए हाँ ही कहेंगे ना, इसमें तो किसी का गलत मत नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना, तो भी हम लोग काफी अच्छे से जो है ब्रिक्स जो देश हैं इन सभी को इस तरीके से निष्कर्ष के रूप में मैं आपको एक समझाया नॉर्मली, ताकि आप कभी भी आगे चल करके इसके बारे में निष्कर्ष भी लिखें तो एक मध्यम मार्ग में लिखें। तो इस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए इसको लेकर के। भारत के संदर्भ में भी आप इसी बातों को लिख सकते हैं, ठीक है, कि भारत को भी इन सभी चीजों को एक बेहतर एक मध्यम रास्ता जो है उसको निकालना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, अच्छे से एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। आप लोग लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको प्रश्न, अब लास्ट प्रश्न है इसको डिस्कस करता हूं। देखिए ये 2016 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना NPIC के द्वारा की गई थी, तो नहीं की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चाइना में है, तो बिल्कुल है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो आगे चल करके अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न बनेगा ब्रिक्स से। देखिए आपका अभ्यास प्रश्न जो है यहाँ पे मेंस के लिए है, आप लोग सभी अभ्यास प्रश्न आपको ये मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग इसको आंसर राइटिंग करेंगे और टेलीग्राम में भेजेंगे। ठीक है, ब्रिक्स देशों के लिए वैश्विक सुरक्षा और विकास से संबंधित प्रमुख विषयों का एक आम सहमति तक पहुंचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ठीक है, 250 शब्द में आपको चर्चा करना है इसके बारे में। चलिए ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करके थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है उन सभी चीज़ों से। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।